तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर कि भाई अगर किस्त बाउंस हो जाती है तो फिर क्या होगा। मतलब भाई का यहाँ कहने का ये है कि भाई अगर कंबाइन हार्वेस्टर लोन की किस्त जो है वो बाउंस हो जाती है तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से भाई का कमेंट था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर के लोन की किस्त जो है वो बाउंस हो जाती है तो बैंक्स या एनबीएफसी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्शन लेती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जिनका ख्याल कंबाइन हार्वेस्टर के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उन्हें भी रखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के लोन की ईएमआई अगर बाउंस हो जाती हैं, मतलब अगर आप टाइम पे किस्त को जमा नहीं कर पाए, तो बैंक कौन कौन से एक्शन लेती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि बाउंस चार्ज प्लस पेनल्टी। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हर बाउंस पर, मतलब हर ईएमआई बाउंस पर 500 से लेके 2500 रुपए तक की पेनल्टी लगती है। अब ये देखिए डिपेंड करता है एनबीएफसी या बैंक पर। फिर इसी में दूसरी चीज है कि लेट पेमेंट पेनल्टी प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। मतलब कहने का यह है कि देखिए लेट की जो पेनल्टी होती है वो भी लगेगी, प्लस इंटरेस्ट भी उसका बढ़ जाएगा। मतलब बैंक जो है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगा सकती है। तो दोस्तों ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे जो भी पेनल्टी इस पर लगेगी, वो अगली वाली जो ईएमआई आपकी होगी उसमें वो जो है ऐड हो जाएगी। तो मतलब कहने का यह है कि आपकी बाउंस होने के बाद जो अगली ईएमआई होगी वो बढ़ के आएगी। तो एक तो इस तरह का चार्ज होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है देखिए फोन कॉल्स एंड नोटिस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जैसे आपने जो भी ईएमआई है आपकी वो बाउंस हो गई, तो उससे 5 से 7 दिन के बाद, मतलब ईएमआई बाउंस हो गई, डेट जमा करने की थी मान लीजिए 10 तारीख, तो वो 15 से और 17 दिन के बीच में ही आपके पास एक कॉल आएगी, और वो कॉल आएगी ईएमआई को रिकवर करने की। मतलब एक तरह से वो रिकवरी कॉल होगी। फिर दूसरा एक ऑप्शन इसमें यह भी होता है, अगर मान लीजिए वो रिकवरी कॉल नहीं करते हैं तो वो एसएमएस भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और रिटन में नोटिस भी भेज सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शन होते हैं अगर आपने टाइमली पे नहीं की ईएमआई। वैसे जनरली बैंक करती क्या है, अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो सबसे पहली बार में आपको एक रिमाइंडर देती है, जो फ्रेंडली रिमाइंडर होता है। मतलब उसके अंदर कोई सख्त चीज वो नहीं लिखते और आपको जताते हैं कि आपकी ईएमआई जो है वो इस महीने की रुक गई है, आपने ईएमआई पे नहीं की है, मतलब कि उसको पे कर दें। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट आता है देखिए सिविल स्कोर पर बुरा असर। तो यहां मेरा ये कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपके सिविल स्कोर पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। अब बुरा असर कितना पड़ता है उसे मैं बता दूं। देखिए अगर एक बार ईएमआई बाउंस हुई है आपकी, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 50 से 100 पॉइंट तक गिर सकता है। और उसका असर देखिए सिविल स्कोर पर तो पड़ता ही है, लेकिन अगले जो आप जो काम करेंगे उस पर भी उसका असर पड़ता है। उस पर कैसे पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें क्या है कि जब भी आप कभी आगे लोन कराने का सोचेंगे तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब नया लोन आपको फिर बैंक दूसरा नहीं देना चाहेगी, और अगर कोई बैंक देगी भी तो फिर वो उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लगाएगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या पर्सनल लोन लेने में आपको आएगी आगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए तीसरे पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं देखिए चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में आता है देखिए अगर आपकी 2 से 3 ईएमआई बाउंस हुई हैं तो फिर एनपीए हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर यह होता है कि देखिए अगर आपकी ईएमआई 90 दिन तक जो है आपने पे नहीं की, तो देखिए आपका लोन जो है वो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। मतलब कहने का यह है कि आप यहां जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इस स्टेज पर क्या होता है कि इस स्टेज पर बैंक जो है वो स्ट्रिक्ट रिकवरी जो है वो स्टार्ट कर देती है। मतलब वो अपना सख्त रूल जो है अपनाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट है देखिए कंबाइन हार्वेस्टर सीज या जब्ती। तो देखिए एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो होती है आपकी वो हाइपोथिकेशन में होती है। अब यहाँ हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी आरसी जो होती है हार्वेस्टर की, उसमें लिखा हुआ रहता है जब तक आपका लोन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आरसी के अंदर लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड बाय द बैंक। मतलब कौन सी बैंक से ये हाइपोथिकेशन है इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो व्हीकल है ये अभी बैंक के अंडर में है।
तो ऐसी सिचुएशन में बैंक या एनबीएफसी क्या करती हैं कि फील्ड पर आकर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर को सीज कर सकती हैं। मतलब उन्हें यह अथॉरिटी होती है। फिर सीज करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस मशीन को ऑक्शन में जो नीलामी होती है उसमें बेच देते हैं। अगर ऑक्शन करने के बाद भी बैंक का जो पैसा है अगर वो पूरा रिकवर नहीं होता है तो जो भी ओनर या बारोअर होता है उससे वो पैसा रिकवर किया जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मान लीजिए लोन तो अभी 20 लाख रुपए का रह गया आपका और मशीन आपकी नीलामी में बिकी 15 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए जो बचे वो ओनर से लिए जाएंगे, बैंक उसे भी रिकवर करेगी। तो दोस्तों ये तो हुआ 5वां पॉइंट। अब बात कर लेते हैं 6ठे पॉइंट की। 6ठा पॉइंट जो है वो लीगल नोटिस एंड केस है। मतलब SARFAESI इस एक्ट के अंदर आपको बैंक जो है वो नोटिस भेजती है। ज्यादातर जो नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं वो आपको नोटिस करती हैं इस एक्ट के अंदर। फिर इसमें देखिए बैंक के पास कोर्ट केस का भी ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई 6ठे पॉइंट की। अब यहां ये सारे पॉइंट्स की बात हो गई कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर के लोन की EMI बाउंस कर देते हो तो बैंक क्या क्या एक्शन लेती हैं, इसकी सारी डिटेल में बात यहां हो गई। मतलब मेरा कहने का यह है कि इतने तरह के एक्शन जो है बैंक ले सकती है। अब मैं यहां आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर को भी सावधानियां बरतनी है। मतलब उन्हें भी ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा तो सभी ओनर्स से ये कहना है कि देखिए एक भी EMI को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। मतलब उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है जमा करना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको प्रॉब्लम है, नहीं भर पा रहे हैं आप EMI, आपको पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, मतलब जिससे कि आप प्रॉब्लम में ना आए, वो भी मैं आपको तरीका बता दूं। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में जो भी कंबाइन हार्वेस्टर ओनर है, जैसे मान लीजिए EMI पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए और जो भी बैंक मैनेजर वगैरह है उससे बात करनी चाहिए कि हम इस बार जो है EMI पे नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो EMI का रीशेड्यूल्ड है वो आपकी रीशेड्यूल्ड हो जाएगी। बैंक के पास ये होता है ऑप्शन, वो उसे रीशेड्यूल कर देते हैं या आपको एक मोराटोरियम भी दे सकते हैं। मतलब आप जब उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वो मोराटोरियम या रीशेड्यूल का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। लेकिन ये सारे सिस्टम जो बैंक देती हैं ये ज्यादातर जो बैंक गवर्नमेंट वाली बैंक होती हैं वो करती हैं। लेकिन जितने भी NBFC वगैरह होते हैं ये इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। ये आपको कोई भी रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन भी नहीं देते या फिर मोराटोरियम वगैरह का ऑप्शन नहीं देते। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट बैंक से ही लोन कराना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए प्रॉब्लम की, लेकिन एक बेस्ट सोल्यूशन भी आपको मैं बता देता हूं अगर आपकी EMI फंस जाती है तो। अब यहां ये मान लीजिए आपकी EMI जो है वो 7 से 10 दिन जो है वो लेट हो गई है, आप मतलब उसे जमा नहीं कर पाए टाइम पे। तो देखिए 7 से 10 दिन के अंदर ही अंदर अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो आप वो भी जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। मतलब अगर 1-2 दिन या 4-5 दिन भी अगर लेट हो गई तो ये मत समझना कि अब आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी या ये गड़बड़ होगा। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर तक भी आप जमा कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन और होता है पार्ट पेमेंट का, मतलब पूरे के पूरे पैसे जमा ना करके थोड़े से पैसे भी आप जमा कर सकते हैं, उससे भी आपका रिकॉर्ड उस लेवल का खराब नहीं होता। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि आप EMI की डेट को चेंज करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है। अगर आप टाइमली उसे पे नहीं कर पाए या कुछ दिन ओवर आ गए तो आप एक बार बैंक में विजिट करके EMI की डेट को चेंज करवा दें, उनसे बोलें कि थोड़ा सा इसकी डेट को बढ़ा दें, तो उससे भी आपका जो है एकदम से सब चीज़ें खराब नहीं होंगी। मतलब आपके सिविल स्कोर वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप बैंक को ये भी बोल सकते हैं कि सीजनल इनकम के हिसाब से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं दोबारा से लोन की, तो उससे भी आपके सिविल वगैरह पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुई सारी बातें देखिए EMI बाउंस से रिलेटेड। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।